वेलकम गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांजिएंट इन नेटवर्क। ये नेटवर्क का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमने ग्राफ थ्योरी तक कंप्लीट कर लिया है नेटवर्क। आगे का जो पार्ट हम शुरू करने वाले हैं वो है ट्रांजिएंट्स इन नेटवर्क। तो देखिए, ट्रांजिएंट्स की लंबी क्लास चलेगी, हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बस आप डेली क्लासेस अटेंड करते रहिए। पहले स्टार्टिंग जो पहला वाला लेक्चर होगा उसमें मैं बेसिक बताऊंगा, वो बेसिक जो आपको जानना जरूरी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और मैं बहुत बेकार की बातें नहीं बताऊंगा, उतनी ही बातें हम जानेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एग्जाम में। राइट। तो एक एक करके तीन चार कॉन्सेप्ट हैं, अगर वो आपने जान लिया तो आप ट्रांजिएंट के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ स्विच। हेडिंग डाल लीजिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्विच। स्विच को कैसे ऑपरेट करते हैं या स्विच किस टाइम पे ऑपरेट करता है, उसका कॉन्सेप्ट अगर आपने ढंग से जान लिया तो आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो मान लीजिए ये है कोई आपका नेटवर्क, थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, बेसिक क्लियर रहे। ये है आपका स्विच। यहां पे मान लीजिए हमने लगा दिया कोई सोर्स। मैंने क्या बताया, ये है हमारा नेटवर्क, ये है हमारा स्विच। अब देखिए, जो एरो का डायरेक्शन दिख रहा है स्विच में वो है नीचे की तरफ, और टाइम क्या दिया गया है, t इज इक्वल टू जीरो। मतलब t इज इक्वल टू जीरो पे हम इस स्विच को क्लोज कर रहे हैं। इसका इंडिकेशन, इस इंडिकेशन का ये मतलब है। यहां पे हमने लगा दिया है वोल्टेज सोर्स। करेक्ट। अब आप एक काम करिए, टाइम स्केल समझ लीजिए। ये हमारी टाइम स्केल है। जहां पे ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस इनफाइनाइट, ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है इनफाइनाइट। ये अगर t इज इक्वल टू जीरो है तो t इज इक्वल टू जीरो से ठीक पहले का टाइम क्या कहलाता है, जीरो माइनस। और जीरो से ठीक थोड़ा सा आगे का टाइम क्या कहलाता है, जीरो प्लस। करेक्ट। मतलब अगर आपसे बोला जा रहा है कि आपका जो स्विच है वो जीरो पे ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है, करेक्ट, तो इसका मतलब है आप अपने स्विच को किस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे हो, इस पॉइंट पे। करेक्ट। अब और अगर आपसे बोला जाता है कि आपको जीरो माइनस से जीरो प्लस तक का टाइम बताना है कि ये टाइम कितना होगा, तो देखिए जीरो माइनस से जीरो प्लस तक का जो टाइम है वो बहुत ही कम होता है। अगर आप अप्रोक्सीमेटली इसे बोलें तो ये 0.0000001 इस तरह का कुछ टाइम होगा, बहुत ही कम टाइम होगा। करेक्ट। जैसे ही आप लेफ्ट साइड जाते जाएंगे आपको माइनस इनफाइनाइट मिलेगा, राइट साइड जाते जाओगे आपको मिलेगा इनफाइनाइट। करेक्ट। तो स्विच के बारे में तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो नोट कर लीजिए जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्पफुल होगा। तो देखिए, जो स्विच है वो हमेशा t इज इक्वल टू जीरो पे ऑपरेट करेगा। Switch always operate at t is equal to जीरो। यानी कि क्वेश्चन अगर आपको दिया गया है तो उसमें जो स्विच है वो या तो t इज इक्वल टू जीरो पे ऑन हो रहा होगा या तो t इज इक्वल टू जीरो पे ऑफ हो रहा होगा। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है इनिशियल रिस्पॉन्स। स्विच को ऑपरेट करने के जस्ट बाद का रिस्पॉन्स, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। Initial response is called transient response. करेक्ट। और स्विच को ऑपरेट करने के काफी देर बाद का जो टाइम होता है वो क्या कहलाता है, फाइनल रिस्पॉन्स। फाइनल response is called
स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है वो किस एलिमेंट में हमें मिलता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस। तो हमेशा याद रखिएगा जो ट्रांजिएंट है वो रेजिस्टेंस में देखने को नहीं मिलता। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इज ऑलवेज एब्सेंट एब्सेंट फॉर रेजिस्टेंस बट प्रेजेंट फॉर इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्रांजिएंट सिर्फ वहीं पे देखने को मिलता है जहां पे कुछ ऐसे एलिमेंट कनेक्टेड हो जो कि एनर्जी को स्टोर कर पा रहे हो या उनमें स्टोरिंग ऑफ एनर्जी की कैपेसिटी प्रेजेंट हो। तो इंडक्टर हमारा एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फॉर्म में, कैपेसिटर भी हमारा एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में, बट रेजिस्टेंस कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं करता, ये डिसिपेट करता है। इसीलिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है वो कहाँ पे देखने को मिलता है। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में देखने को मिलता है। अगर किसी भी सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटेंस एब्सेंट है तो हमें ट्रांजिएंट देखने को नहीं मिलेगा। करेक्ट। और एक और चीज याद रखिएगा, डीसी और एसी के केस में अगर आपसे पूछा जाता है कि ट्रांजिएंट किस में ज्यादा होगा तो हमेशा ट्रांजिएंट विल ऑकर मोर इन द केस ऑफ डीसी। डीसी के केस में ट्रांजिएंट हमें ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू एसी। तो इतनी बातें अगर आपको याद है तो आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में या आगे के कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। चलिए देखते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर का बिहेवियर क्या है इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम में। तो देखिए इनिशियल टाइम हमेशा t इज इक्वल टू जीरो को लेके चलते हैं। t इज इक्वल टू जीरो हम क्या ले रहे हैं, इनिशियल टाइम, और फाइनल टाइम किसे लेके चल रहे हैं, इनफाइनाइट को। करेक्ट। तो देखिए एट t इज इक्वल टू जीरो, पहले हेडिंग डाल लीजिएगा कि बिहेवियर ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इनिशियली और फाइनली इंडक्टर और कैपेसिटर कैसे बिहेव करेंगे, मतलब ओपन होंगे या शॉर्ट होंगे, ये मैं प्रूफ कर दूंगा, आपको कभी भूलेगा नहीं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा बिहेवियर ऑफ एल एंड सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बिहेवियर ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में हमारे इंडक्टर और कैपेसिटर कैसे बिहेव करते हैं। तो हमें दो ही टाइम को लेके चलना है, एक इनिशियल दूसरा फाइनल। सो इनिशियल के लिए हम टाइम कौन सा कंसीडर करते हैं, t इज इक्वल टू जीरो, और फाइनल के लिए हम कौन सा टाइम कंसीडर करते हैं, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। करेक्ट। और हम जानते हैं एक और चीज कि एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, और ये एल हम किसके लिए एनालिसिस कर रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू जीरो पे। तो अगर टाइम इज इक्वल टू जीरो है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अगर इनफाइनाइट है तो एफ को इनफाइनाइट हम रखेंगे तो हमें एक्सएल क्या मिल गया, इनफाइनाइट। एक्सएल इनफाइनाइट है यानी कि जो इंपीडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है इंडक्टर के द्वारा वो इनफाइनाइट है। और अगर इंपीडेंस इनफाइनाइट होता है तो हम उस इंपीडेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओपन सर्किट से। ये हम रिप्रेजेंट करते हैं ओपन सर्किट से। और ये कंडीशन कौन सी है, t इज इक्वल टू जीरो, यानी कि इनिशियल कंडीशन। तो लिख लीजिएगा पॉइंट, इनिशियली इंडक्टर एक्ट्स एज ओपन सर्किट। इनिशियली inductor acts as ओपन सर्किट। ये तो देख लिया हमने इंडक्टर के लिए। अब देखते हैं हम कैपेसिटर के केस में। सो कैपेसिटर का रिएक्टेंस क्या होता है, XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी।
ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ और सी। तो फ्रीक्वेंसी अगर इनफाइनाइट है तो 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0। मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमें मिल गया 0, यानी कि कैपेसिटर के द्वारा जो इम्पीडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है वो क्या है, 0। और 0 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट सर्किट से। तो लिख लीजिएगा नया पॉइंट, इनिशियली कैपेसिटर एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट। इनिशियली कैपेसिटर, नोट्स बनाते जाइएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इनिशियली कैपेसिटर एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट। राइट, अब हम चलते हैं t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, यानी कि फाइनल टाइम पे। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल। अगर t इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज 1/t यानी कि 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। सो 2 पाई एफ एल, एफ 0 है तो 0, एक्सएल क्या हो गया, 0। एक्सएल 0 का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, तो यहां से लिखिएगा फाइनली, ये t इज इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए हम एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब फाइनल कंडीशन में फाइनली इंडक्टर एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर की। XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा होता है 2 पाई एफ सी। फ्रीक्वेंसी अगर 0 है तो XC क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो XC अगर इनफाइनाइट हो गया, देखिए हम XC को डायरेक्ट इम्पीडेंस से कैसे रिलेट कर रहे हैं, Z इज इक्वल टू क्या होता है, R प्लस जे एक्स। ये X आप कैपेसिटिव मान लीजिए या इंडक्टिव मान लीजिए, तो X अगर इनफाइनाइट है तो Z भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और अगर X इनफाइनाइट होता है इसका मतलब क्या है, ओपन सर्किट। मतलब फाइनली कैपेसिटर एक्ट्स एज ओपन सर्किट। ये चार चीजें आपको याद रखना ही पड़ेगा, करेक्ट। अब देखते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन का थोड़ा सा और एनालिसिस। तो देखिए एट स्टेडी स्टेट, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में, अब हमें तो पता है कि जो इंडक्टर और कैपेसिटर है वो एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। तो स्टेडी स्टेट पे एनर्जी कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। एट स्टेडी स्टेट energy in capacitor and inductor is constant or variable। तो ध्यान से देखिएगा, हमें पता है कि एनर्जी ऑफ इंडक्टर को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं EL से। एनर्जी ऑफ इंडक्टर क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। सो हाफ एल आई स्क्वायर। और हम जानते हैं कि एट द कंडीशन ऑफ स्टेडी स्टेट द करंट इज कांस्टेंट। स्टेडी स्टेट कंडीशन में करंट क्या होता है, कांस्टेंट, करेक्ट। तो अगर करंट कांस्टेंट है तो एनर्जी भी क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि एल तो वैसे ही कांस्टेंट है, करेक्ट। अब देखिए वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ये हम एनालिसिस कर रहे हैं अपना इंडक्टर के लिए। इंडक्टर के लिए V इज इक्वल टू क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ करंट। अब करंट कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। सो डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, 0। मतलब वोल्टेज इज इक्वल टू 0। और वोल्टेज 0 है
इसका मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज जीरो है मतलब शॉर्ट सर्किट कंडीशन, करेक्ट। तो फाइनली या t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, देखिए वही कंडीशन हमने दूसरी तरीके से प्रूव कर दिया कि फाइनली यानी कि t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, करेक्ट। अब चलते हैं हम कैपेसिटर के एनालिसिस पे। कैपेसिटर के एनालिसिस पे एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV²। और जब हम स्टेडी स्टेट की बात करते हैं तो जो वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस वो क्या होता है, कांस्टेंट। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। सही है। अब कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट है उसका फॉर्मूला मुझे बताइए, I इज इक्वल टू क्या होता है, CdV/dt। अब ये वोल्टेज अगर कांस्टेंट है, वोल्टेज V अगर कांस्टेंट है तो dV/dt डिफरेंशिएशन, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है जीरो, तो करंट हो जाता है जीरो। अगर करंट जीरो है तो किस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही है ये, ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट। तो ये शॉर्ट सर्किट को, सॉरी ओपन सर्किट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह एट स्टेडी स्टेट यानी कि फाइनली, करेक्ट। तो ये दोनों कंडीशन याद रखिएगा, आपको किसी भी तरीके से इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि ये वाला तरीका यूज करके मुझे बताइए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ताकि आप क्वेश्चन के बीच डिफरेंशिएट कर पाओ कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमें किस तरह की अप्रोच लगानी है। सो टाइप ऑफ ट्रांजिएंट क्वेश्चंस, टाइप ऑफ ट्रांजिएंट क्वेश्चंस। तो दो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ट्रांजिएंट क्वेश्चन के अंदर। पहला है डीसी ट्रांजिएंट, डीसी ट्रांजिएंट से क्वेश्चन बनता है। दूसरा एसी ट्रांजिएंट। पहले हम पढ़ेंगे डीसी ट्रांजिएंट को। डीसी ट्रांजिएंट के अंदर भी चार तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, या पहले डीसी ट्रांजिएंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला तो है सोर्स फ्री सर्किट्स, सोर्स फ्री सर्किट। और डीसी ट्रांजिएंट्स में ही दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है नेटवर्क विथ सोर्सेस। एक एक करके मैं सारे समझाऊंगा, बस आप अटेंड करते रहिए क्लासेस। नेटवर्क विथ सोर्सेस। अब सोर्स फ्री सर्किट आपको तीन तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पहले टाइप में आपको R और L दिया गया होगा, दूसरे टाइप में आपको R और C दिया गया होगा, तीसरे टाइप में आपको R, L और C तीनों दिया गया होगा। तो सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं RL सर्किट का। तो पहले RL सोर्स फ्री RL सर्किट के बारे में जानते हैं कि अगर सोर्स फ्री RL सर्किट टाइप का क्वेश्चन आ गया तो हमें क्या अप्रोच लगानी है, इसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज होंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा टाइप ऑफ क्वेश्चंस 1 या टाइप 1। पहले टाइप के क्वेश्चन किस तरह के होंगे, सोर्स फ्री RL सर्किट। करेक्ट। ये R है, ये है L। अब यहाँ पे आपको कोई सोर्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दोनों R हैं और L हैं। ये R है, ये L है। मैं थोड़ा सा फॉर्मूला डिराइव कर देता हूँ, वही फॉर्मूला आपको यूज करना है सोर्स फ्री RL सर्किट के टाइप के क्वेश्चंस के लिए। अब R के अक्रॉस मान लेते हैं जो वोल्टेज है वो है VR, और यहाँ पे जो वोल्टेज है
वो मान लेते हैं VL। अब इनिशियल कंडीशन, अब हम ये मान के यहाँ पे चलते हैं कि जो इंडक्टर है उसके एक्रॉस इनिशियली थोड़ा बहुत करंट प्रेजेंट है, तो जो करंट है हम उसको एलिमेंट के पैरेलल में दिखाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने दिखा दिया आई नॉट। अब यहाँ पे जो आई नॉट है ये सोर्स की करंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सर्किट हमारा कैसा है, सोर्स फ्री। ये जो आई नॉट करंट है ये इनिशियल करंट है, यानी कि सोर्स जब हमने लगाया होगा उसकी वजह से इंडक्टर में कुछ एनर्जी स्टोर हुई होगी, उस एनर्जी की वजह से जो थोड़ा बहुत करंट फ्लो होगी वो है आई नॉट। इट इज नॉट सोर्स करंट, इट इज इनिशियल करंट। ये है इनिशियल करंट। अब यहां पे हम लगा देते हैं KVL। तो ये हो जाएगा VR प्लस VL इज इक्वल टू 0। VR को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R इंटू आई। मान लेते हैं यहां से एक करंट फ्लो हो रही है IT, तो रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है VR वो क्या हो जाएगा, वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज क्या है VR, करंट क्या है IT, प्लस VL। VL क्या हो जाएगा, L di by dt। सो L di by dt इज इक्वल टू 0। करेक्ट। अब यहां से L कॉमन ले लीजिए, तो di by dt हमें क्या मिलेगा, di by dt प्लस R by L IT इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। जब इसे आप सॉल्व करोगे, आप इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म से या डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से जो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो यहाँ से आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी IT, करंट की वैल्यू मिल जाएगी K e टू द पावर माइनस R बाई L इंटू टी। अब K की वैल्यू कैसे निकालते हो आप, बाई यूजिंग इनिशियल कंडीशन। तो एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 I 0 इज इक्वल टू k e टू द पावर 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, I इंटू 0। करेक्ट। अब हम बात कर रहे हैं इनिशियल कंडीशन की। तो मुझे बताइए इनिशियली जो कैपेसिटर है, सॉरी इनिशियली जो इंडक्टर है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है या शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। हम इनिशियल कंडीशन पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज कैलकुलेट वैल्यू ऑफ k बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन यानी कि t इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए और जो भी वैल्यू आती है वो k की वैल्यू होगी। तो इनिशियल कंडीशन में हमने t की वैल्यू 0 पुट कर दी, हमें क्या मिला, k की वैल्यू मिल गई I0। टाइम को हमने 0 पुट कर दिया तो e की पावर 0 हो गया 1 और k की वैल्यू आ गई I0। तो अब इनिशियल कंडीशन पे इस सर्किट का क्या बिहेवियर होगा, इनिशियली हम जानते हैं कैपेसिटर सॉरी इंडक्टर एक्ट्स एज ओपन सर्किट, ओपन इंडक्टर। तो ये हो गया R, इंडक्टर क्या हो गया, ओपन। इनिशियल करंट है हमारी I0, I यहाँ पे t है ना, और t को हम क्या लिख सकते हैं, 0, क्योंकि इनिशियल कंडीशन की बात हो रही है। सो I0 ये हो गया
रेजिस्टेंस R। तो इनिशियली हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो I0 करंट है यानी कि जो इनिशियल करंट है वही हमारी I0 है। सो I0 इज इक्वल टू I0। तो I0 को हम क्या लिख सकते हैं, I0, यानी कि K हमारा क्या है, I0। तो इक्वेशन फर्स्ट में K की वैल्यू रख दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें IT की वैल्यू क्या मिल जाएगी, I0 e की पावर माइनस R/L इंटू टी। तो ये कंडीशन आपको लगानी है, ये फॉर्मूला आपको लगाना है जब आपको सोर्स फ्री RL सर्किट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे R और L क्या है, ये है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, टाउ से, और ये होता है L/R। तो टाउ इज इक्वल टू L/R। रिप्लेस कर दीजिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। IT की वैल्यू कितनी आ गई, I0 e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। करेक्ट। इस फॉर्मूला को यूज करके आप सोर्स फ्री RL सर्किट के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले हम देखते हैं टाइम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। ये टाइम कांस्टेंट टाउ निकालने का भी एक मेथड है। तो चलिए देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट टाइम कांस्टेंट टाउ। अगर आपको बोला जाता है कि इस पर्टिकुलर सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकाल के बताइए, तो देखिए टाइम कांस्टेंट हमें निकालना है जब ये स्विच क्लोज हो रहा है t इज इक्वल टू 0 पे। तो एट t इज इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज करिए। तो सर्किट हमारा कुछ इस तरह से बन रहा है। यह है V, यह है 1 ओम, यह है 1 ओम, यह है 2 ओम, यह है 1 ओम, यह है 2 हेनरी। तो अब आपको करना क्या है, वोल्टेज को शॉर्ट कर दीजिए। हमें क्या निकालना पड़ेगा, टाइम कांस्टेंट। टाउ क्या होता है, R इंटू सॉरी L डिवाइडेड बाई R। बट यहाँ पे जो R है वो बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे आप क्या निकालोगे, R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से टाइम कांस्टेंट हो जाएगा L इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। L इक्विवेलेंट हम नहीं निकालेंगे क्योंकि हमारे पास एक ही L है, दैट इज 2 हेनरी। तो ये हो जाएगा 2 हेनरी डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। आप कैसे निकालोगे, R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दीजिए और किसके अक्रॉस निकालना है हमें, इंडक्टर के अक्रॉस। इंडक्टर को ओपन कर दीजिए और उसके क्रॉस R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, और R इक्विवेलेंट निकालते टाइम वोल्टेज को शॉर्ट कर दिया जाता है, करंट सोर्स को ओपन कर दिया जाता है। तो वोल्टेज को हमने शॉर्ट कर दिया, यहां से इंडक्टर को हमने ओपन कर दिया। इंडक्टर के क्रॉस हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है, ये ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही बहुत सारे इंडक्टर दिए गए होते, एक रजिस्टर दिया गया होता, तो रजिस्टर को हटा के उसके क्रॉस एल इक्विवेलेंट निकालते आप। 1 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम। अब देखिए ये 1 ओम इंडक्टर क्या हो गया, शॉर्ट। एक साइड से पूरा 1 ओम का जो रजिस्टर है वो क्या हो गया है, शॉर्ट। तो अगर 1 ओम का रजिस्टर शॉर्ट हो गया तो इसे हम हटा देंगे क्योंकि करंट हमेशा शॉर्टेड पाथ को फॉलो करती है। सो एलिमिनेट दिस रजिस्टर। क्या मिल रहा है हमें, फाइनल सर्किट,
1 ओम, 1 ओम, 2 ओम, यहाँ से हमें मिल जाएगा R इक्विवेलेंट। तो अब आप निकाल सकते हो 1 और 2 पैरेलल में और इनका कॉम्बिनेशन 1 के साथ क्या है, सीरीज में। तो यहाँ पे हमें R इक्विवेलेंट मिल जाएगा कितना, 5/3। तो 5, 3 ऊपर चला जाएगा, 6/5। तो टाइम कांस्टेंट हमें मिल जाएगा 6/5 और टाइम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, सेकंड। चलिए एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताता हूं, बाकी प्रैक्टिस हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक सर्किट दिया गया है, अब बोला जा रहा है कि द स्विच हैज बीन क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये जो स्विच है आपको दिख रहा है, ये वाला स्विच, ये बहुत टाइम से बंद था, करेक्ट, बहुत टाइम से क्लोज था, और फाइनली हमने इसे ओपन कर दिया कब, t इज इक्वल टू 0 पे। आपको जो एरो का निशान दिख रहा है, देखिए ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है, मतलब इसका मतलब है हमने स्विच को t इज इक्वल टू 0 पे खोल दिया, ओपन कर दिया। मतलब उससे पहले जो स्विच था वो बहुत समय से बंद था। तो मैंने टाइम स्केल आपको बताई थी, एक बार बता रहा हूं, बार बार मैं टाइम स्केल नहीं बताऊंगा क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम है, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। ये हमारी टाइम स्केल है, यहाँ पे जो टाइम है वो इनफाइनाइट है, माइनस इनफाइनाइट। यहाँ पे जो टाइम है ये है प्लस इनफाइनाइट। बीच में है जीरो, जहां पे हम अपने स्विच को ओपन कर रहे हैं। जीरो से ठीक पहले है जीरो माइनस, जीरो के ठीक बाद है जीरो प्लस, करेक्ट। तो देखिए हम अपने स्विच को कहां पे ओपन कर रहे हैं, t इज इक्वल टू 0 पे। यहां पे क्या हो रहा है, स्विच ओपन, मतलब उससे पहले बंद था। तो उससे पहले का टाइम तो हमें दिया नहीं गया है, तो हम मान लेते हैं कि इनफाइनाइट टाइम से लेके हम आते 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 काफी टाइम से स्विच बंद था। मतलब हमने स्विच यहाँ पे बंद किया तो ये काफी टाइम से बंद था, बंद था, बंद था, बंद था, फिर जीरो पे आके हमने इसे ओपन कर दिया। तो जीरो से ठीक पहले, दैट इज जीरो माइनस पे, मुझे बताइए स्विच ओपन रहा होगा या क्लोज रहा होगा। हम स्विच को जीरो पे ओपन कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि जीरो से ठीक पहले यानी कि जीरो माइनस पे स्विच कैसा रहा होगा, क्लोज रहा होगा, करेक्ट। एट t इज इक्वल टू 0 माइनस, स्विच हैज बीन क्लोज्ड, स्विच वाज क्लोज्ड। स्विच क्लोज रहा होगा क्योंकि हम उसे जीरो पे ओपन कर रहे हैं, करेक्ट। और स्विच बहुत समय से बंद था, मतलब स्टेडी स्टेट, काफी समय से जो स्विच था वो बंद था। तो t इज इक्वल टू 0 की कंडीशन क्या कहलाएगी, स्टेडी स्टेट। और अब मुझे बताइए स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर और इंडक्टर कैसे बिहेव करते हैं। कैपेसिटर ओपन हो जाता है, इंडक्टर शॉर्ट हो जाता है। तो एट स्टेडी स्टेट इंडक्टर शॉर्टेड, करेक्ट। तो हम समय निकालते हैं, सॉरी हम करंट निकालते हैं t इज इक्वल टू 0 पे। तो सर्किट बनाइए t इज इक्वल टू 0 माइनस पे, एट t इज इक्वल टू 0 माइनस। हमें पता है t इज इक्वल टू 0 माइनस हमारा स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट पे जो इंडक्टर है वो शॉर्ट रहता है। सर्किट बनाते हैं फिर से, प्लस माइनस 40 वोल्ट, 2 ओम। अब हमारा स्विच क्या है, क्लोज है, t इज इक्वल टू 0 माइनस की बात कर रहे हैं। एक रजिस्टर 4 ओम, 16 ओम, और स्विच क्लोज है, स्टेडी स्टेट कंडीशन, L शॉर्टेड। तो इंडक्टर को हम क्या कर देंगे, शॉर्ट। अब ध्यान दीजिएगा, ये है 2 ओम का रजिस्टर, ये है 12 ओम का रजिस्टर, ये है 4 ओम का रजिस्टर, ये है 16 ओम का रजिस्टर, और यहाँ पे हमारा था इंडक्टर जो कि शॉर्ट हो चुका है, और इसके अक्रॉस करंट क्या होगी, I L, या I क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे I
दिया गया है, तो सिर्फ आई लेके चलिए। और हम टाइम, अभी हमारा टाइम क्या है 0 माइनस, तो यहाँ पे करंट हो जाएगी आई 0 माइनस। अब देखिए इंडक्टर शॉर्ट हो गया तो 16 ओम के रेजिस्टेंस को हम हटा सकते हैं, क्योंकि करंट 16 ओम में जाएगी ही नहीं, करंट हमेशा शॉर्टेड पाथ को फॉलो करती है। तो 16 ओम रेजिस्टेंस को हम रिमूव कर सकते हैं। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग सर्किट था वो कुछ इस तरह से बन गया। तो आप आई 0 माइनस निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आई 0 माइनस, तो जब आप सर्किट को सॉल्व करोगे तो आपको ये आई 0 माइनस जो करंट है वो कितनी मिल जाएगी, आई 0 माइनस हमें मिल जाएगी 6 एम्पियर की। मतलब इस पर्टिकुलर टाइम 0 माइनस पे जो इंडक्टर की करंट है वो है 6 एम्पियर। इसके बाद हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हमने स्विच को ओपन कर दिया t इज इक्वल टू 0 पे। तो जैसे ही हमने स्विच को ओपन किया हम इस डायरेक्शन में बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारा जो टाइम है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। हमने 0 माइनस पे इंडक्टर की करंट निकाली 6 एम्पियर, फिर हम पहुंचे 0 पे, हमने स्विच को 0 पे ओपन कर दिया, फिर हम पहुंचे 0 प्लस पे। तो मैंने आपको बताया था 0 माइनस से 0 प्लस का जो टाइम है वो इंस्टेंट टाइम होता है, बहुत ही कम होता है। और हमें यह भी पता है कि इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट है वो सडनली चेंज नहीं होती। तो 0 माइनस और 0 प्लस के बीच का जो समय है वो बहुत कम है। तो 0 माइनस से 0 प्लस तक हम चले भी गए तो भी इंडक्टर के अक्रॉस की करंट सडनली चेंज नहीं होगी, क्योंकि इंडक्टर सडन चेंज को अपोज करता है। यानी आई 0 माइनस जो करंट होगी वही हमारी क्या होगी, आई 0 प्लस की करंट, दैट इज 6 एम्पियर। करेक्ट। और ये हमारी कहलाती है क्या, इनिशियल करंट। स्विच को ऑपरेट करने से जस्ट पहले की करंट क्या कहलाती है, इनिशियल करंट। तो यही हमारी क्या है, आई नॉट, इनिशियल करंट। अब हम क्या कर रहे हैं, सर्किट को क्या कर रहे हैं, सर्किट को ओपन कर रहे हैं, स्विच को ओपन कर रहे हैं। तो स्विच को ओपन कर दीजिए। स्विच को जब आप ओपन करोगे तो ये सर्किट यानी कि ये सोर्स 40 वोल्ट का सोर्स बाकी बचे सर्किट से अलग हो जाएगा। करेक्ट। स्विच बाकी बचे सर्किट से अलग हो जाएगा। तो हटा देते हैं हम 40 वोल्ट। अब हमारे पास इतना सर्किट बचा है। अब देखिए t इज इक्वल टू 0 माइनस पे हमने सर्किट बना लिया। अब हमें बनाना है एट t इज इक्वल टू 0 प्लस। तो एट t इज इक्वल टू 0 प्लस ऑलवेज रिप्लेस इंडक्टर विथ करंट सोर्स। ये है स्टेप 2 हमारा। स्टेप 1 क्या था, t इज इक्वल टू 0 पे सर्किट बनाना। स्टेप 2 में हम क्या कर रहे हैं, t इज इक्वल टू 0 प्लस पे सर्किट बना रहे हैं, और यहां पे हमें क्या करना है, रिप्लेस इंडक्टर विथ करंट सोर्स। अब मुझे बताइए I 0 माइनस पे जो इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रही थी वो 6 एम्पियर की थी। तो I 0 प्लस पे भी इंडक्टर में जो करंट फ्लो होगी वो 6 एम्पियर की होगी। तो अपना सर्किट देखिए, हम सोर्स को तो अलग कर चुके हैं, इसीलिए इसे सोर्स फ्री सर्किट बोला जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास बच क्या रहा है, 12 ओम, 4 ओम, 6 ओम, और यहां पे हमने इंडक्टर को रिप्लेस कर दिया उसके करंट सोर्स के इक्विवेलेंट के साथ। ये था 12 ओम, ये है 4 ओम, ये है 16 ओम, और करंट सोर्स हम किसकी बात कर रहे हैं, t इज इक्वल टू 0 प्लस। तो t इज इक्वल टू 0 प्लस पे जो करंट है वो 6 एम्पियर है। तो हम 6 एम्पियर के करंट सोर्स के साथ इंडक्टर को रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे हमारी क्या है, IT। सही है, सही है। अब देखिए हमें IT निकालना है। IT का फॉर्मूला सोर्स फ्री RL सर्किट के लिए मैंने क्या डिराइव कराया था आपको, I नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ।
टाउ क्या होता है? टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट फॉर आरएल सर्किट क्या होता है? एल इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। एल इक्विवेलेंट, हमारे पास एक ही इंडक्टर दिया है, क्वेश्चन देखिए 2 हेनरी का, तो 2 हेनरी का इंडक्टर हो गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आप क्या करिए, इस 6 ओम रेजिस्टेंस को, जब भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो करंट सोर्स को ओपन कर दिया जाता है और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया जाता है। तो हमारा इंडक्टर कहाँ लगा था? यहाँ पे लगा था इंडक्टर। यहाँ से ओपन करके आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो 12 और 4 सीरीज में है, दैट इज 16, 16 16 पैरेलल में, आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आ गया? 8। तो आर इक्विवेलेंट आ गया हमारा 8, यह आ गया 4, 1/4। टाइम कांस्टेंट हमें मिल गया 1/4। बस आपका आंसर आ चुका है। आई टी इज इक्वल टू आई नॉट। आई नॉट हमारा क्या है? 6 एम्पियर, यानी कि इनिशियल करंट। इनिशियल करंट वो होती है जो कि स्विच को ऑपरेट करने से पहले वाली करंट है। तो इनिशियल करंट हमारी 6 है, ई टू द पावर माइनस टाउ क्या है? 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा और ये टी। ये आपका फाइनल आंसर है। इसको मैंने थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बताया था ताकि आप कॉन्सेप्ट पूरा समझ जाओ। हम जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम थोड़ा डायरेक्ट करते जाएंगे, तो कोशिश करिए इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं सोर्स फ्री आरएल सर्किट का, फिर उसके बाद हम चलेंगे सोर्स फ्री आरसी सर्किट पे। सो थैंक यू वेरी मच।